नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या को का जो मेला हुआ था उसमें जानलेवा भगदड़ हुई थी, जिसमें कि उस समय आधिकारिक रूप से ये कहा गया था कि उस भगदड़ में 37 मौतें हुई हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 37 मौतों की पुष्टि की थी। अब जो बीबीसी हिंदी है उसने एक पड़ताल की और उस पड़ताल में ये पाया गया कि 37 नहीं 82 लोग उसमें मारे गए थे। हालांकि ये संख्या बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे भी कहीं ज्यादा है, लेकिन इन 82 लोगों की पुष्टि बीबीसी हिंदी ने डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस उनके जरिए की है, यानी कि लिखित में उनके पास प्रमाण है कि 82 ऐसे लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जहां पर लोगों को कैश पैसे देकर 5-5 लाख रुपए देकर लोगों से कुछ और भी कहलवाया गया है, यानी कि भगदड़ में ना मौत हुई हो लेकिन किसी और कारण से उनकी मौत हुई हो। लोगों को, आपको याद होगा कि लोगों को वहां से भगाया गया था। कई आई विटनेसेस तो उस समय, जो क्योंकि मैं खुद उस समय वहां पर महाकुंभ में गई हुई थी थोड़े दिनों के लिए, और उस समय जो मुझे पता चला था और कई लोगों ने मुझे वहां पर बताया था कि कई लोगों को पुलिस ने जबरन ट्रेन में भर भर कर लिटरली वहां से बाहर निकाला कि लोग मीडिया से बात ना कर पाए। तो आज सवाल ये उठता है कि 37 मौतों की पुष्टि अगर योगी आदित्यनाथ ने की है और बीबीसी का इन्वेस्टिगेशन 82 मौतों को ये बता रहा है, जिसके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं, आई विटनेस अकाउंट्स हैं, पेपर्स हैं, रसीद है, तो अब योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे? जो गोदी मीडिया है वो अब क्या कहेगा, जो उस समय समर्थन कर रहा था योगी आदित्यनाथ का और कह रहा था कि नहीं भाई आप लोग र्यूमर्स मत फैलाइए, आप अफवाह मत फैलाइए। दूसरा जो एक सवाल अब कल बीबीसी की जब से रिपोर्ट आई है कि ऑपोजिशन इस इशू को इतने पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा रहा है। क्या वो डर गए हैं कि हिंदू जो वोट बैंक है उनका वो खिसक जाएगा? चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी पार्टीज हो, सबने ट्वीट कर दिया है और उसके बाद सबका काम खत्म। अब विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तब तक हो सकता है कि ये रिपोर्ट तब तक ठंडी हो जाएगी, कुछ और इशू आ जाएगा। लेकिन मुख्य सवाल यहां से क्या निकलते हैं बीबीसी की रिपोर्ट के बाद कि आखिर पैसे किसने दिए, तंत्र का वो कौन सा हिस्सा था जो योगी आदित्यनाथ का या फिर केंद्र सरकार का जो कि सबको शांत कराने में जुटा हुआ था, वो पैसे कहां से आए? ये सारी बातें इस समय करने की हैं और जिस पर क्या हमें जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे ये नहीं पता है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिल्पी सेन है, जो फेडरल देश की सीनियर जर्नलिस्ट है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी, आपका स्वागत है। हमारे साथ शायरा नईम जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर, कई कार्यक्रमों में आपने उनको देखा है हमारे साथ। शायरा जी, आपका भी स्वागत है। शिल्पी ने हालांकि अभी एक स्टोरी भी लिखी थी, इसलिए मैं शिल्पी से स्टार्ट कर रही हूँ कि शिल्पी, अब ये बीबीसी रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा तो सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ, तो साफ दिख रहा है कि कटघरे में आ गए हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इन सवालों का जवाब देंगे जिन सवालों को जानने के लिए इस समय सब लोग उत्सुक हैं कि क्या वो इस्तीफा देंगे? कहाँ से वो पैसे आए थे जो बांटे गए, किन लोगों ने बांटे, कितने ऐसे लोग थे जो जिनको भगाया गया वहां से, प्रयागराज से? देखिए ये सवाल तो पहले से उठ रहे थे कि जो जितनी संख्या बताई गई है, उतनी संख्या नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। इस बात को उस वक़्त विपक्ष ने भी कहा था और जो लोग वहाँ अपनों को बेहदवास में ढूँढ रहे थे, अपनों के लिए परेशान हो रहे थे, अपनों की तस्वीरें ले लेकर ढूँढ रहे थे, हम लोगों ने, क्योंकि खुद मैं वहाँ पर थी और मैंने ये देखा था, वो सब ये सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बार ये खुलासा इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो 82 लोगों की बात की गई है, जिनके परिजनों से बात इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में की गई है, उसमें साक्ष्य देने का दावा किया गया है। ये साक्ष्य वो हैं जो कहीं न कहीं से सवाल खड़े करते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में इस तरह से, जिस पर सबका ध्यान लगा हुआ था, वहाँ जब इतनी मौतें हुई, तो उनको किस तरह से, एक तरह से आँकड़ों से ही हटा दिया गया। यानी जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ लाशें ही दफन नहीं की गईं, बल्कि आँकड़े भी दबा दिए गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो परिजन कह रहे हैं, जिनकी मौत वहाँ हुई है, वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें 5 लाख रुपए मिले,
वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेट भी बनवाया। वो ये बात कह रहे हैं, उनको जो लोग पैसे देने आए थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी और बीमारी से मौत होने की बात अपने परिजनों की, अपने भाई की, अपने बेटे की, अपने बहन की कह दें तो उनको ये आर्थिक सहायता मिलेगी। तो अपने आप में न सिर्फ ये संवेदनहीनता है, बल्कि बहुत बड़े जो टेक्निकल सवाल हैं वो भी खड़े करती है कि ये 5 लाख रुपए कौन से कोष से दिए गए, कैसे दिए गए, क्या ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि जब इस तरह का मुआवजा, जिसको आर्थिक सहायता कहा जाता है, वो दिया जाएगा तो वो बाहर किसी फंड से दिया जाए जिसका कोई लिखा पढ़ी में नहीं है। लेकिन जो सवाल आप कर रही हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इसका क्या असर होगा, इसके लिए हमको विपक्ष का रवैया देखना होगा। और कल से मैं एक चीज देख रही हूँ, ये इस रिपोर्ट का खुलासा एग्जैक्टली तभी हुआ नीलू जी, देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 11 साल मोदी के, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ ये बता रहे थे कि 11 साल कितने खास रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश ने इन 11 सालों में कितना विकास किया ये भी बता रहे थे। ठीक ऐसे समय पर ये रिपोर्ट आई, लेकिन उसके बाद से अब तक आप विपक्ष को देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, समाजवादी पार्टी, लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। कांग्रेस ने, शीर्ष नेतृत्व ने कोई ट्वीट नहीं किया है, और मायावती ने भी जो बयान जारी करती हैं हर बात पर, उन्होंने भी कोई बयान जारी नहीं किया। तो इतना दबाव अभी सरकार पर और मुख्यमंत्री पर नहीं है कि वो बहुत गहराई से इस बात में सोचें या जवाब दें। तो ये भी अपने आप में विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी, फिलहाल वो पूरी होती हुई नहीं दिखी है। तो इसलिए आगे की बात करना मुझे लगता है इस पॉइंट पर बेमानी है, जबकि सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है। जी, मैं शायरा जी के पास आती हूँ। शायरा जी, ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है, अब जिससे एक तरीके से तहलका मच गया है, लेकिन हमेशा उस तहलके को ठंडा करने की कोशिश रहती है, और यही चीज अब दिख रही है। योगी आदित्यनाथ उस पर जवाब नहीं देंगे, केंद्र उस पर चुप बैठेगा। तो अब इसमें जरिया क्या है? अगर आज ऑपोजिशन भी इस इशू को उतनी पुरजोर तरीके से नहीं उठा रहा है जैसे कि उनको उठाना चाहिए, तो फिर अब आप क्या होता हुआ देख रही हैं आगे आने वाले दिनों में? और क्या योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी बात है कि क्या उनकी कुर्सी जा सकती है? क्योंकि ये वही गोदी मीडिया था, अभी जब पिछले हफ्ते बैंगलोर में स्टैम्पीड हुआ, तो उस गोदी मीडिया ने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का इस्तीफा मांगा था और कहा कि भाई उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिर अब क्या क्या वो नैतिकता वाले सवाल वो कहाँ चले गए? जी जी, जी। ये बहुत बहुत दुखद बात है। एक तो इस तरह का भगदड़ होना इतने बड़े उसमें, और उसके बाद जो सबसे एक छोटी चीज़ इंसान उम्मीद करता है कि वो जो जिनकी मौत हुई है, उनको एक डिग्निटी मिलेगा, उनको एक वो स्टैटिस्टिक्स ना रह के उनको कोई रिकॉग्निशन या उनको कॉम्पेंसेशन ये मिलेगा। अब उस मौत में भी 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई। हाँ, कुछ कुछ को एक्नॉलेज किया गया, कुछ को पार्शियली एक्नॉलेज किया गया, कुछ को वो 5 लाख का से भी महरूम किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्कैम सा दिखता है। लेकिन ये जो है इसका पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट पड़ेगा वो दिखता हुआ हमें तो कल से आज तक में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन इसको जो इतना बड़ा मुद्दा है वो कोई मुद्दा इसको बना नहीं रही है, क्योंकि ये तो एक इंसानी एक एक मुद्दा था जिसको कि बनाया जा सकता था। मुद्दा कोई बहुत मेहनत नहीं इसमें लगती, ये बिल्कुल वो था। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाकुंभ के का बहुत अच्छा इंतजाम को जिस तरह से शोकेस किया है, जो बड़े पैमाने पे उस पे इतना खर्चा हुआ है ये दिखाने के लिए कि ये सरकार ने कितने अच्छे से इसको मैनेज किया। तो ये जो अभी जो खुलासा हो रहा है, ये इस पूरे उसको डेंट कर रहा है, और सिर्फ डेंट ही नहीं कर रहा है, उसके पीछे एक पूरी सोची समझी एक 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 तरह का षड्यंत्र है कि जिसमें इसको दबाने की कोशिश की गई है। और दूसरी की मिसलीड करना, पार्लियामेंट असेंबली को भी वो मिसलीड कर रहे हैं, जबकि ये आंकड़ा है। तो ये सारी चीजें जो है ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है, और इसमें जो है बहुत सारे मुद्दे कानूनी निकल के आते हैं जिसको कि आसानी से कटघरे में खड़ा इस सरकार को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए। और अगर वो इस तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स सारी सरकारें सारे पॉलिटिकल पार्टीज करते रहे, तो ये बगल से निकल जाएंगे। ये नहीं इनको इनसे कोई सवाल करने के, जब सवाल
उनके सामने रखे जा रहे हैं, प्लेट पे ऑफर किए जा रहे हैं, तो लेकिन करने का जो वो है वो तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना। लिमिटेड रोल रहता है पत्रकार का या इन्वेस्टिगेशन जो करता है, आगे उसको बड़ा मुद्दा बनाना तो जो ऑपोजिशन है उनके हाथ में है, और वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं, बिल्कुल भी लेकिन आपको करते हुए क्या अभी तक लगता है दिख नहीं रहा है। ऑपोजिशन डरा हुआ है? ऑपोजिशन को क्या डर है कि भाई ये हम हिंदू वोट बैंक हमारा खतरे में हो जाएगा, या अगर हम बहुत ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि इससे स्टार्क और क्या चीज हो सकती है? आपके सामने नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बीबीसी की है जो कि आपको सच बता रही है, उस सच को उठाना भी ऑपोजिशन के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? ये वोट बैंक क्या, ये तो गवर्नेंस की बात है। एग्जैक्टली। ये इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। इसको जो है गवर्नेंस का मुद्दा बना करके ऑपोजिशन को दिखाना चाहिए कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, इतना मैसिव आपके पास बजट था, आपने सब कुछ किया, लेकिन ये फिर भी हुआ। और ये कहाँ से, ये इस तरह का अनअकाउंटेड मनी कहाँ से दिया गया है, वो किस फंड से गया, मतलब दीज आर वेरी बहुत वैलिड सवाल हैं। इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अगर इस तरह से सवाल लोग पूछना बंद करेंगे तो हमारा हमारा मुल्क किधर को जा रहा है। मतलब हम अब ये सवाल भी नहीं करेंगे। और वो कह रहे हैं कल एक बहराइच में सब एक जो सुहेल देव की मूर्ति का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो है आप सुहेल देव को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं और सालार जंग को करते हैं। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बातें तो हो रही हैं, हर तरफ से हो रही हैं, लेकिन बेसिकली जहां पे करना चाहिए गवर्नेंस की बात, हम और कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको एक मैंडेट दिया गया है गवर्नेंस के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, उसके लिए आप से कोई भी, आप अकाउंटेबल हैं, आपसे सवाल किए जाएंगे। और अगर ऑपोजिशन पीछे हट रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स को, तो वो भी उतना ही गुनाहगार है जितना कि दूसरी पार्टी है। जी शिल्पी, मैं अब आपसे एक सवाल और भी करना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन तो इस इशू को नहीं उठा रहा है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो इस बीबीसी के रिपोर्ट के बाद और जो ऑपोजिशन का रवैया दिख रहा है, अगर इसको कोई नहीं टेकअप कर सकता तो पीआईएल तो इसमें दाखिल हो ही सकती है, पीआईएल के जरिए अदालत को अप्रोच किया जा सकता है, अदालतें इसमें स्वतः संज्ञान ले सकती हैं, क्या ये एक ऐसा मामला नहीं है? जी शिल्पी। देखिए, बिल्कुल मामला तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इस तरह से जो जितना ज़्यादा गंभीरता से उसकी व्यवस्था करने की बात कही गई थी, उसके बाद जब इस तरह से भगदड़ हुई। और सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि मैं बार-बार ये बात हो रही है, लेकिन मैं वहाँ पर थी, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि बाद तक लोग अपने परिजनों को ढूँढने के लिए घूमते रहे, भटकते रहे। तो सबसे पहले जो पुलिस की बात है, वो आई वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर थी। जिस वक़्त ये हुआ था, ये भगदड़ हुई थी, रात के 1 से 1:30 के बीच की बात है। सब लोग रिपोर्टिंग करके, यानी उस दिन की रिपोर्टिंग करके, जो पत्रकार है वो जा चुके थे, जो मेला कुंभ क्षेत्र से, महाकुंभ क्षेत्र से बाहर थे, जो कैंप में रुके हुए थे वो कैंप में जा चुके थे। लेकिन जब ये हुआ तो इतनी तेज़ी से प्रशासन और पुलिस वहाँ पर सक्रिय हुआ कि एक बार लोगों के मन में आया कि एक सकारात्मक भी बात है। लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि मित्र पुलिस का टैग लगाए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जिसको मित्र पुलिस कहा जाता है, इस बात का टैग भी हासिल करने की हमेशा पुलिस कोशिश करती है, वो इस तरह से नेगेटिव बातें सामने आ जाएंगी। यानी वहां सबको रोक दिया गया है, ये ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से पत्रकारों को भी रोका गया, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आएगी कि जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढते ही रहेंगे। जो आपका सवाल है, जरूर इसमें अब कुछ ऐसी जो संस्थाएं हैं उनका ध्यान जा सकता है, हालांकि पहले भी ध्यान गया था, लेकिन ये बड़े एक इन्वेस्टिगेशन का भी मामला है, और उसको लेकर ही ये बात आगे आ सकती है। क्योंकि आप देखिए, जो रिपोर्ट हुई है, करीब 2 महीने तक इन्वेस्टिगेशन इस पर किया गया, जैसे कि दावा किया गया है कि 11 राज्यों में 50 से ज्यादा जिलों में गए। तो इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेट करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। पीआईएल जरूर हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही राज्य को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए, और उन सभी लोगों को निभानी चाहिए। अभी शहीरा मैम ने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि ये मुद्दा आया है, जो इतना खुल करके सामने आया है, इतना गंभीर, इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, उसमें कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े करें कि किस तरह से ये
ये हुआ। आप देखिए उस समय भी ये सवाल उठे थे, मुझे याद है आपने भी प्रोग्राम किया था इस बात को लेकर के कि जो अधिकारी तैनात वहां पर रहे थे जिन पर सवाल उठा था, क्योंकि मैं वहां पर थी, एक सवाल बहुत ज्यादा आपने सुना होगा कि ये इस बात को लेकर के उठा था कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे। उस वक्त ये हुआ था कि जो पेंटून ब्रिज थे, यानी जो पीपे के पुल थे, वो जो 30 से ज्यादा संख्या में थे, वो सिर्फ 7-8 ही काम कर वो रहे सारे थे बंद कर आम दिए गए लोगों थे, के। उस समय भी बताया यानी जा रहा आम था। लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिली जो उनके लिए थी, चाहे वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल उसकी वजह रही हो, चाहे किसी और वजह से बंद किया गया हो, लेकिन सिर्फ 7-8 पेंटून पुल यानी पीपे वाले पुल चल रहे थे, जबकि उनकी संख्या 30 से ज्यादा थी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की है जो मेला क्षेत्र में तैनात थे। और उसके बाद अब उनकी पोस्टिंग देखिए, जब महाकुंभ खत्म होता है, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट यूपी, उसका सीईओ बनाया जाता है। जो वहां एडीजी थे भानु भास्कर, उनको यूपी की सबसे ज्यादा क्रीम माने जाने वाली जो एक तरह से जोन है, मेरठ जोन, उसका एडीजी बना दिया जाता है। जिस एसएसपी ने, महाकुंभ एसएसपी ने, राजेश द्विवेदी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने मीडिया को यह कहा था कि कोई मौत नहीं हुई और दरकिनार कर दिया था उसी रात को, जब ये सारी बातें फैली नहीं थी। उनको शाहजहांपुर जैसे जिले का एसएसपी बनाया जाता है। ये सब पोस्टिंग उसके बाद हुई। तो कहीं ना कहीं क्या अधिकारियों की भी कोई गलती नहीं, अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं, शासन सत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं? तो इतने सारे लोग वहां किसके भरोसे आए थे? माँ गंगा के भरोसे थे, ये सही है, लेकिन माँ गंगा के भक्तों को जिस तरह से उनकी मौत की संख्या को खुर्द बुर्द किया गया, जिस तरह से उसको नजरअंदाज किया गया या आंकड़ों को दबाया गया, वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। आप ये बिल्कुल जरूर ठीक कह विपक्ष को रही है, लेकिन इससे बड़ा कोई अपराध शायरा जी हो सकता है कि आपने मौतों की संख्या छुपाई, आपने लोगों को पैसे दिए कि भाई आप मौत का कारण ना बताएं। अब जब सारा प्रूफ सामने है तो सजा क्या होगी, किसको सजा मिलेगी, पहला तो ये सवाल है। दूसरा ये कि जो ये पैसे बांटे गए थे, इसका पता कैसे चलेगा? क्या इस पर अब आरटीआई फाइल की जाए, तब पता चलेगा कि सरकार ने पैसे कहां से दिए? ये दो सवाल है इस समय। जी, जी। ये बिल्कुल वाजिब सवाल हैं। इनका जवाब अगर सरकार नहीं देती है तो जो सिविल सोसाइटी है, जो सिटीजन्स हैं, उनको पूछना चाहिए। और जो टूल्स जो मुहैया हैं इस सरकार में, जो लेजिटिमेट टूल्स हैं, जो आरटीआई है, पीआईएल है, इसके थ्रू जो है ये सवालों के जवाब हमें चाहिए होंगे, और जो है उसको इस सरकार को वो देने पड़ेंगे। और ये जैसे कोविड की भी हमें संख्या नहीं पता चली, ये उसमें भी बताया गया कि बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, ये हुआ वो, और ये बिल्कुल साफ है। वो तस्वीरें याद हैं हम लोग को, जो छिछली कब्रें बनाई गई थी और जो जलाया गया था, लाशें बेनतहा बहुत बड़ी संख्या में। तो लेकिन कोविड की बात दूसरी है, क्योंकि कोविड इतना बड़े वास्ट पैमाने पे पूरे 75 जिलों में ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल था उस टाइम। व्यवस्था पूरी जो है प्रिवेंशन और इसमें लगी, लेकिन कुंभ तो एक लिमिटेड क्षेत्र में था और बहुत बड़ी व्यवस्था थी और बहुत बड़ा इंतजाम था, सारा रसूख सरकार के पास था। तो वो आंकड़े जो है ये पता ना चले हों, ये मानना बहुत मुश्किल है। इनको दबाया गया और एक सोच समझ के तहत दबाया गया, और उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ही। और उसको कटघरे में खड़ा करना अगर सरकार खुद नहीं कर रही है, ऑपोजिशन खुद नहीं कर रही है, तो सिविल सोसाइटी की और जो सिटीजन्स हैं उनको जिम्मेदारी ये उठानी चाहिए, ताकि ये आगे इस तरह की जो है मतलब गुमराह करना एक तरह से वो करने की सरकारें हिम्मत ना करें। अब इसका आखिरी सवाल यही है शिल्पी आपसे कि ये जो रिपोर्ट है, अब ऑपोजिशन ने इसको उठाया नहीं है, अब आगे आने वाले हफ्तों में हम क्या देखेंगे? विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या उसमें इस रिपोर्ट को उठाने का प्लान है? ऑपोजिशन पार्टीज क्या क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ चुकी है, या फिर हो सकता है उन्होंने आगे के लिए ये प्लान किया हो?
देखिए, कई बार राजनीति में अगर फैसले लेने में देरी हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो यूपी में खास तौर पर या जो सियासी दलों की यूपी की विंग है आप कह सकते हैं, उनके लिए भी ये ऐसा वक़्त है जब वो इस बात को उठा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मेरी बात हुई, विधानसभा सत्र जो होने वाला है मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में, उसमें इस बात को उठाने की तैयारी है। लेकिन तब तक ये मामला कहीं न कहीं ठंडे और बस्ते में जा चुका ठंडे होगा, बस्ते में क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी बात, कोई भी खबर बहुत ज़्यादा आप उसको प्रायोरिटी पर आप अगर एक सियासी दल हैं, तो आप नहीं रख सकते, आपके पास दूसरी भी चीज़ें आ जाती। ऐसे में अगर प्लान इस बात का है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में जो विधानसभा सत्र होने वाला है, उसमें इस बात को सियासी दल उठाएँ, खासतौर पर समाजवादी पार्टी क्योंकि संख्या उन्हीं के पास है और बाकी लोगों के पास उतनी संख्या नहीं है, अगर हम कांग्रेस की, बीएसपी की बात करें, तो निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक चूक है। पर इसके साथ ही कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी सिविल सोसाइटी की भी है, जैसा कि मैम ने कहा और सरकार की भी इस बात को लेकर के ज़िम्मेदारी है। हालाँकि पहले जब ज़िम्मेदारी इस बात को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने नहीं समझी, तो अब उनसे उम्मीद करना बहुत बेमानी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर बात उठाई भी जाएगी विधानसभा में, तो हंगामे के बाद जिस तरह से बातें अपने आप ही चली जाती हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, वही हो सकता है ऐसी संभावना नज़र आ रही है क्योंकि अब 1 महीने बाद उस बात को उठाने का मुझे लगता नहीं है कि कोई औचित्य है। अभी समय है, अभी उठाने का, लेकिन अभी उस तरह से सियासी दल मुखर नहीं हो रहे हैं। आप देखिए ना कोई आंदोलन की घोषणा की गई है, न ही किसी ने सड़कों पर आकर के यहाँ तक कि मीडिया के सामने भी ये बात नहीं कही है। अगर प्रवक्ता जाकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के डिबेट में ये बात बोल रहे हैं, तो टीवी चैनल कर रहे हैं, उनके डिबेट में बोल रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से राजनीतिक दलों ने कोई बात नहीं की है, ना विपक्ष ने की है और सरकार ने तो बिल्कुल मौन साधा हुआ है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार केंद्र और राज्य सरकार के जिस तरह से रिश्ते हैं उसकी बात सामने आती रहती है। मेरी आज इस बात को लेकर बीजेपी में बात हुई थी प्रदेश स्तर के नेता से, तो उन्होंने साफ कहा कि ये जो बातें हैं, ये सरकार पर हैं, सरकार की ज़िम्मेदारी है, अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है। इसमें संगठन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो यानी कि बचाव भी अब बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन उस बात को लेकर के सरकार को जवाब देना होगा या नौकरशाही को जवाब देना होगा, पर वो जवाब माँगने के लिए कोई इस हद तक आगे आएगा, तब जवाब मिलेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि इसका आगे कोई बहुत फ़ॉलो-अप अगर नहीं होगा, तो ये भी एक इस रिपोर्ट की तरह है कि जैसे रिपोर्ट आई और हम सबने जाना। 1 मौत हो या 82 मौत हो या 37 मौत हो या हज़ारों मौत, सब बिल्कुल। चिंता का विषय, एक भी सिंगल मौत चिंता का विषय, लेकिन आंकड़े छिपाने का जो मामला है, अपने आप में बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। गंभीर मामला है और जिस तरह से पैसे दिए गए, वो तो पूरी तरह से साफ करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि किस मद से, किस कोष से ये पैसे दिए गए, क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था होती है? तो ये अपने आप नहीं, में बहुत लेकिन गंभीर शायरा है। जी बिल्कुल, शायरा जी इसको अंत में बस आखिरी सवाल है आपसे कि क्या ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है? ये क्या एक आपराधिक आपराधिक षड्यंत्र में नहीं गिना जाएगा? जानबूझकर आप मौतों का आंकड़ा छुपाते हैं, लोगों को पैसे देते हैं कि और चीज़ें छुपे, ढकी-मुदी जाए ताकि आपकी छवि को चमकाया जा सके, अपनी सरकार को हम बता पाएँ कि देखिए हमने कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। इसको लीगल पार्लेंस में क्या कहेंगे? ये आपराधिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? ये जब इसके जिगसॉ के टुकड़े जोड़े जा रहे हैं और ये एक बड़ी जो पिक्चर आ रही है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है कि ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बिल्कुल क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है और एक बहुत ही मतलब एक रिलीजियस ओकेजन को इस तरह से इसमें मतलब अगर साफ गोई से बात होती तो शायद भाई जो लोग आए हैं वो एक भक्ति के से एक श्रद्धा लेकर के आए हैं और मैंने उनका आपने मरना और शायरा मरने जी को आपने छुपाना। शायरा जी आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोला, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोल गई। मैंने कहा कि क्या ये आपराधिक षड्यंत्र है? षड्यंत्र बिल्कुल शब्द ही बिल्कुल, इसलिए जानते हैं। ये आपराधिक षड्यंत्र इसलिए षड्यंत्र है। क्योंकि ये इससे षड्यंत्र ही हुआ बाद में, जब लोगों एक की मौतों का आंकड़ा ये गया। अचानक से नहीं हुआ। ये जो है जो अभी रिपोर्ट में जैसा आ रहा है कि एकदम लेके कुछ माना कुछ नहीं माना और कुछ में जो है ये बैकडोर से पैसे दिए गए, तो ये जो है ये तो एक अचानक से नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ा सा बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और ये जो है ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो जरूर ही है, इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं। और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर कहाँ तक गया मामला, ये तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज अ क्रिमिनल केस। बिल्कुल। चलिए तो देखेंगे अब क्या होता है, क्या ये पूरा जो मामला है ये अब अदालत के अधीन आएगा, अगर पिटिशंस इसमें फाइल होती हैं, क्या इसमें आरटीआईज फाइल होंगी, ये बहुत सारे सवाल इस समय है। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि योगी आदित्यनाथ तो छोड़ दीजिए कि कोई वो सवाल का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष इतना मौन क्यों हो गया है एक ऐसी बड़ी रिपोर्ट सामने के आने के बाद भी। ये थोड़ा सा सबको ताजुब लग रहा है और चौंकाने वाली बात भी है कि इतना बड़ा मुद्दा आपको बैठे बैठाए वहां मिल रहा है, 2027 में वहां चुनाव है, आप क्यों नहीं इस इशू को लेकर सड़क पर उतरते, यही सबका सवाल है इस समय। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शायरा जी, शिल्पी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।